तो हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की। ठीक है, टोटल यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन देखेंगे यार, अराउंड 41 क्वेश्चन देखेंगे। एंड यहाँ से हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास इकोसिस्टम का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, इकोलॉजी वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मैकेनिज्म इज इन्फ्लुएंस बाय लाइट? इनमें से कौन कौन से प्लांट मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है लाइट, ये हमसे पूछा गया है। क्लोरोफिल प्रोडक्शन को भी लाइट इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये जो सीडलिंग्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल फॉर्म बनने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, मॉसेस के अंदर, एल्गी के अंदर। वेजिटेटिव डेवलपमेंट में भी लाइट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज लाइट इज द सोर्स फॉर व्हाट? फोटोसिंथेसिस यार, है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस का सोर्स है ही है, इसके साथ साथ स्टेम को थिक करता है, फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। एंड इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन रेट, देखो भाई लाइट इंटेंसिटी जो है वो ड्राई हैबिटेट के साथ एसोसिएटेड है, एंड वहाँ पे क्या होता है, हाई ट्रांसपीरेशन होता है, तो बिल्कुल इसके साथ ये इन्फ्लुएंस करता है यार जो प्लांट मैकेनिज्म को। एंड स्टोमेटल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है यार, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जो स्टोमेटा है वो कौन इन्फ्लुएंस करता है? लाइट इन्फ्लुएंस करता है, जिससे ट्रांसपीरेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है वो भी लाइट की वजह से ही होते हैं। जैसे हमारे पास देखा तो ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लैटिट्यूड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्लांट ग्रो करते हैं। उनको कैसे पता चलता है यार? बिकॉज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज सीन इन द ट्रॉपिक्स, एंड यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है प्लांट्स, तो इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय लाइट। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऑल दिस प्लांट मैकेनिज्म आर इन्फ्लुएंस बाय लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, विद रेस्पेक्ट टू पिरामिड ऑफ एनर्जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है? पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा गया है, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिक पिरामिड एंड इज ऑलवेज अपराइट। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज आप समझना जो रूल ऑफ 10 है वो बोलता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, है ना, T1 से T2 जाएंगे, T2 से T3 जाएंगे। ट्रॉफिक लेवल ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, सपोज करो यहाँ से हम T1 से T2 जा रहे हैं, T2 से T3 जा रहे हैं, तो हर ट्रॉफिक लेवल में यहाँ पे क्या होता है, 10% का एनर्जी फ्लो होता है। एंड यहाँ पे अगर 100 कैलोरी है तो यहाँ पे उससे कम ही होगा, सो इट इज़ ऑलवेज अपराइट यार। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद इट्स हेल्प। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं तो जो एफिशिएंसी है वो क्या होती जा रही है भाई, है ना, कम होती जा रही है। मतलब इट इज व्हाट, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन प्रोपोर्शन टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, शॉर्टर द फूड चेन मोर विल बी द फूड एनर्जी अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है, जितना शॉर्ट होगा, है ना, उतना ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये भी सही बात है यार। एंड नीचे में हमेशा रखना कि प्रोड्यूसर होते हैं यार। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट रिगार्डिंग वेरियस इकोलॉजिकल रूल्स। कुछ इकोलॉजिकल रूल्स के बारे में बात की जा रही है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये इकोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो NCERT बेस्ड होंगे, जो 12th क्लास की NCERT है बायोलॉजी की, 12th क्लास की, एंड उसके जो लास्ट 4 चैप्टर्स है उस पर हमारे पास पूरा फोकस होगा, जिसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात की जा रही है एक चैप्टर में, है ना। एंड हमारे पास किसी किसी चैप्टर में लास्ट 4 चैप्टर जो है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन की बात की जा रही है, तो सब चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन बर्गमैन्स रूल, देखो बर्गमैन्स बी से बर्ड्स, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, तो बर्गमैन्स रूल बोलता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं जिनका साइज ज़्यादा होता है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोल्ड रीजन में, बिकॉज वो वार्मर रहते हैं एज कम्पेयर टू दी वो एनिमल्स जो कि वार्म एरियाज में रहते हैं। ठीक है, सो बॉडी साइज विद रेस्पेक्ट टू वार्म एंड कोल्ड वेदर कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो बर्गमैन्स रूल में याद रखना कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो कि कहाँ पे रहते हैं, कोल्डर एरियाज में, उनमें क्या होता है, लार्ज बॉडी, एंड जो वार्म एरियाज में रहते हैं
या फिर यहाँ पे ऐसे ही बोला गया कि कोल्डर एरियाज में और क्या है भाई, लार्ज बॉडी होगा और जो लेग्स होगा वो छोटे होंगे, जिससे एनर्जी लॉस कम हो, है ना, हीट लॉस कम हो। स्नाउट, ईयर्स, लेग्स, ये सब रिलेटिवली, मतलब लेग्स हो गया, ये रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं। रिलेटिवली मतलब समझना, बॉडी के रेफरेंस में रिलेटिवली शॉर्टर। बिल्कुल सही बोलता है। एलन रूल क्या बोलता है, बॉडी सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार। जो एलेंस रूल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, एक तरह से मैमल्स की बात करता है। एंड तो ये बिल्कुल सही बात है, ये एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बात करता है। एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है भाई, ये एलेंस रूल क्या बोलता है, ये तो बर्गमैन्स हो गया। तो एलेंस रूल क्या बोलता है, एलेंस रूल ये बोलता है कि जो ऐसे एनिमल्स ना भाई, जो कि कहाँ रहते होंगे, कोल्ड क्लाइमेट में रहते होंगे, उनका क्या होगा, शॉर्टर लिम्ब होगा, शॉर्टर लिम्ब देन एनिमल्स तो नहीं बोलता, मैमल्स बोल देता हूँ, देन दोस इन वार्मर एरियाज। ठीक है, ये बॉडी साइज की बात करता है एंड ये बॉडी सरफेस एरिया की बात करता है, दोनों में याद रखना। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की जाए तो ये बॉडी साइज की बात करता है एंड ये जो है एलेंस रूल टॉक्स अबाउट बॉडी सरफेस एरिया ना, जो कोल्डर क्लाइमेट है उसमें जो बॉडी सरफेस एरिया है वो कम है एज कंपेयर टू दोज एनिमल हु आर इन वार्मर एरियाज, बिकॉज लेसर इज द बॉडी सरफेस एरिया, है ना, लेसर इज द बॉडी सरफेस एरिया, लेसर इज द हीट लॉस। बिकॉज बॉडी सरफेस एरिया कम होगा, हीट लॉस भी कम होगा, इसी वजह से। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो ये रेंच रूल, जॉर्डन रूल एंड गोल्गर रूल, तो देखो इतना ज़्यादा यहाँ पे ये सुने हुए नहीं रहते, बट हाँ हमको पता करना पड़ेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, तो 1 का तो ए का 1 ही है भाई, बी का 2 ही है, तो आंसर तो हमको मिल गया। बट फिर भी देखते हैं, रेंच रूल बोलता है सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म की बात करता है। रेंच रूल जो है ना, वो सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म की बात करता है। बोलता है कि जो मेल बॉडी साइज है रिलेटिव टू द फीमेल साइज इंक्रीज विद द एवरेज साइज ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, मतलब जो मेल का साइज होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। जॉर्डन रूल क्या बोलता है भाई, टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, लॉ ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो जॉर्डन रूल बोलता है कि जो कुछ मछलियां हैं वो फाउंड होती है ना कोल्ड वाटर में, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रा देन दोज हु आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स। सो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द फिशेस बोलता है। ठीक है, सो जो कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं कोल्ड वाटर में, उसमें वर्टिब्रा जो बैकबोन है उसमें ज़्यादा रहता है, ऐसा बोलता है फिश के बारे में, एज कम्पेयर टू दोज हु लिव इन वार्म वाटर। तो ये भी सही है। एंड गुलजस रूल जो है, पिगमेंटेशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ये एंडोथर्म्स की बात करता है ना, हैविली डिपेंडेंट होते हैं ये किसके ऊपर, ह्यूमिड इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इनका जो पिगमेंट है, और ये जनरली नियर टू द इक्वेटर पाते हैं, जनरली बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो बर्ड्स होते हैं दे आर जनरली डार्कर देन दोस्त जो कि हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं उनके मुकाबले। सो इट टॉक्स अबाउट पिगमेंटेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। ये भी सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो हमारा पता था, ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। हमको क्या करना है भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है यार, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक प्रोटोप्लाज्म से असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, सेल होगा भाई, सबसे छोटा क्या होगा, सेल। उसके बाद क्या होगा, टिश्यू। उसके बाद क्या होगा, सेल हो गया, टिश्यू हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म,
ये टिश्यू सिस्टम तो नहीं है। ऑर्गेनिज्म के बाद, ओके, ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के बाद हमारे पास क्या होगा, इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम के बाद लास्ट में हो जाएगा बायोम। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हो गया सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारे पास ये क्या है, सेल नंबर 5, 5 के बाद टिश्यू नंबर 2, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, 5 2 1, 5 2 1, पॉपुलेशन नंबर 3। तो आंसर हो गया ए, करेक्ट हमसे पूछा था। तो एग्जाम में ऐसे ही करना भाई, कंफ्यूजन ना होना चाहिए हमको, सिंपल सा। थोड़ा सा टाइम लो, धीरे करो क्वेश्चन को, बट गलत मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेस्पेक्ट टू दी R/K रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज। हमको बात करनी है R/K रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर स्ट्रेटेजिक स्पीसीज प्रोड्यूस रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड ऑल्सो ऑफर हायर पेरिनेटल और पेरेंटल केयर। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं ना, वो अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस अगर हो गया तो पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती है, ठीक है। एंड इनमें ये तो सही है कि देखो तेज़ी से इनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दे डू नॉट ऑफर अ हायर पेरेंटल केयर। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे उतनी अच्छे से पेरेंटल केयर नहीं होती। स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, सिंपल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, फास्टर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बट दे डू नॉट ऑफर पेरेंट केयर फॉर लॉन्ग टाइम। जिस थोड़ा मोड़ा ग्रो करते हैं फिर भाग जाते हैं भाई रिप्रोड्यूस करने के लिए, लाइक फिशेस। केस स्ट्रेटेजी स्पीसीज फोकस ऑन रिप्रोड्यूसिंग फ्यू healthy complex offspring that can receive ample care so they go on to survive till adulthood। बिल्कुल सही बात है। के सेलेक्टिव, आर सेलेक्टिव जो था रैपिड ग्रोथ, आर से रैपिड ग्रोथ, ये तो सही था कि आर से आर स्ट्रेटेजिस्ट या फिर आर से रैपिड ग्रोथ, ठीक है, इसे याद रखना, रैपिड ग्रोथ। एंड नो या फिर लेस पेरेंटल केयर। एंड के मतलब स्लो, के मतलब स्लो ग्रोथ एंड पेरेंटल केयर। के स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन रिप्रोड्यूसिंग फ्यू हेल्दी कॉम्प्लेक्स ऑफस्प्रिंग दैट कैन रिसीव एम्पल केयर सो दे गो ऑन टू सर्वाइव टिल एडल्टहुड। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन सजेस्ट। हमको बात किसकी करनी है यार, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन की बात करनी है। इससे आपको क्या समझ आता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन से हमको ये समझ आता है कि टू स्पीसीज दैट पोसेस द सेम इकोलॉजिकल नीश कैन नॉट लिव टुगेदर इन द सेम इकोसिस्टम। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन जिसको आप ये समझ सकते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन और ये याद रखना ग्रॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये बोलता है कि टू स्पीसीज पोसेसिंग दी सेम इकोलॉजिकल नीश कैन नॉट सर्वाइव फॉर टुगेदर लॉन्ग टाइम, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, उनको अपने हैबिटेट में चेंज करना पड़ेगा, है ना, उनको अपने खाने को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा, वन नहीं रह सकते। ईच स्पीसीज हैव इट्स ओन वाइटल प्रेफरेंस एंड कैन डेवलप वेरी वेल विद इन इट्स एडेप्टिव पोटेंशियलिटीज विदाउट एनी कंपटीशन। भाई कंपटीशन तो होगा, है ना। ये देखो ये जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, फंडामेंटल नीश की बात कर रहा है। हर स्पीसीज के पास खुद का एक वाइटल प्रेफरेंस होता है एंड स्पीसीज डू नॉट एक्सप्रेस इट्स एंटायर जेनेटिक पोटेंशियल, इट डेवलप ओनली एज अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल। जो स्पीसीज है वो अपना पूरा पूरा जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में एक्सप्रेस नहीं करता, वो धीरे धीरे, है ना, एज अ पार्ट ऑफ द पोटेंशियल इसको डेवलप करता है, इसको बोलते हैं रियलाइज नीश। एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है, रियलाइज नीश इज अ रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इस प्रकार से डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा हायर लेवल का है, बट हाँ क्वेश्चन तो कभी पूछी जा सकती है इन्वायरमेंट के अंदर, सिर्फ तो हम इसको समझ रहे हैं याद। आप स्लाइड्स में करोगे चीज़ों को तो आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी, बट हाँ आप MCQ से करोगे तो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी।
और दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कैडियन रिदम इज आर करेक्ट। सर्कैडियन रिदम समझते हो यार? हाँ, सर्कैडियन रिदम मतलब क्या समझते हैं हम? सर्कैडियन रिदम मतलब जो स्लीप अवेक साइकिल होता है ना हमारा, उसको बात करते हैं सर्कैडियन रिदम, जो डेली रूटीन है वो। इट इज़ अ रेस्पॉन्स मैकेनिज्म ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। भाई जो सर्कैडियन रिदम है ये एक एंडोजीनस फैक्टर होता है, हमारे अंदर ही चलता है। हमारे अंदर का जो टेम्परेचर चेंज है, हमारे अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे ये चलता है। सो इट इज़ एन इनेट कैरेक्टर एंड नॉट इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन बर्ड्स एंड मैमल्स एंड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ देयर सर्वाइवल। देखो भाई ये भी गलत है, बिकॉज ये सर्कैडियन रिदम है छोटे छोटे ड्यू प्लैंक्टन से लेके बड़े से बड़े मैमल्स में देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायर्नल रिदम, ठीक है, डायर्नल चेंज। तो ये गलत बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है यार, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। हमको बात करनी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नहीं है बोल, पर आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड करता है भाई इकोसिस्टम, वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फैक्टर्स कहलाते हैं। लाइक स्पीसीज कंपोजिशन, यस इज अ स्ट्रक्चरल फैक्टर। सर्टिफिकेशन इज अ स्ट्रक्चरल फैक्टर, है ना। स्पीसीज कंपोजिशन मतलब हमारे पास मैक्सिमम स्पीसीज कंपोजिशन जो कि रहते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर, कोरल रीफ्स के अंदर, वो सब चीज़ें, ठीक है। हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो जो लेयर होता है हमारे पास, लेयर ऑफ बोल सकते हो, इकोसिस्टम में आप लेयर्स देखने को मिलता है भाई। वर्टिकल लेयर जो है ना, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में वर्टिकल लेयर हमारे पास देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप डेंस फॉरेस्ट में देखोगे तो अलग अलग, है ना, कहीं हमारे पास ग्रासेस देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर थोड़े से बड़े बड़े ग्रास पेड़, उसके ऊपर झाड़ियाँ, उसके ऊपर में ट्रीज, है ना। तो इस प्रकार से जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब वो एक स्ट्रेटिफिकेशन है यार, अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी एक तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्टैंडिंग स्टेट है ना, स्टैंडिंग स्टेट याद रखना, इनऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपोनेंट है, याद रखना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप, तो वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इट इज़ एन इनऑर्गेनिक, जो भी है ना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इससे एक पर्टिकुलर एक समय पे कहीं पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चरल फैक्टर है यार इकोसिस्टम का। एंड यहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप है, इट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज़ द बायोमास, है ना। ऑर्गेनिक या फिर बायोमास अगर आपसे कोई पूछे, डेफिनेशन देके पूछा जाता है कि आप इसके मतलब क्या समझते हो, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ द बायोमास प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 है डायापॉज कैन बी डिफाइंड एज। तो डायापॉज क्या है भाई? डायापॉज के बारे में हमसे पूछा गया है, अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। डायापॉज वो पीरियड है जहाँ पे डेवलपमेंट एक प्रकार से रुक जाता है अनफेवरेबल कंडीशन के समय। फॉर एग्जांपल जो है डायापॉज हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है यार, है ना। जब वो अंडे देते हैं तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, इसके बाद कुछ समय तक वो प्रोसेस को रोक देते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल स्टेट है डॉर्मेंसी का, है ना। पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर इन अ डॉर्मेंट स्टेज। हो स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर बोल दिया तो ये हमारे पास हाइबरनेशन है। एंड प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हॉट और ड्राई रीजन। तो हॉट एंड ड्राई रीजन में हमारे पास क्या होता है? मेनली एस्टिवेशन। तो इस प्रकार से रखना। अ पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन में जो एक्टिविटी जहां पे नहीं होती उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो बोलते हैं एक क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट, ये होता है तरीका भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है विथ रेस्पेक्ट टू इकोलॉजी द टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग मीन्स। तो इकोलॉजी के अंदर आप रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब क्या समझते हो यार? रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब डिवीजन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स जो कि किसी भी स्पीसीज के साथ अवेलेबल है टू हेल्प अवॉइड कंपटीशन, है ना। अपने रिसोर्स कम है उसको आपको डिवाइड कर लेना जिससे अवॉइड कंपटीशन ना हो और दोनों को एग्जिस्ट कर पाएँ। ये तो हमारे पास ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, यही है। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
है ना। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकते हो या फिर हैबिटेट चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विथ रेफरेंस टू मैनग्रोव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको मैनग्रोव्स की बात करनी है। मैनग्रोव फॉरेस्ट यूजुअली ग्रो ओनली एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड नियर इक्वेटर। जनरली यहीं पे पाए जाते हैं भाई, बट ओनली सोचे गद मत कर देना, है ना। सो ये जनरली यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है किसी पर सिर्फ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में मैनग्रोव पाए जाते हैं हमारे पास, है ना। एक तरह से मैनग्रोव्स है ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात। देखो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। कोरल साहब से पूछे तो हाँ ये हमारे पास ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एज वेल एज हमारे पास कोल्ड लैटिट्यूड्स में भी पाए जाते हैं, बट जो मैनग्रोव्स जनरली यहाँ पे ये यूजुअली भी लिख दिया है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यूजुअली ग्रो ओनली एट दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स नियर इक्वेटर। तो ओनली देख के ये मत सोचना कि गलत होना चाहिए, यूजुअली लिखा हुआ है, ठीक है। मैनग्रोव्स आर फाउंड इन इंडिया ओनली अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू द डेल्टा फॉर्मेशन बाय द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये हमारे पास इंडिया हो गया, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। क्या वेस्ट में हमारे पास नहीं मिलता भाई, ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट दोनों में मिलता है मैनग्रोव्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 यार, विथ रेफरेंस टू वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है वेरियस प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है, उसकी बात करनी है। ह्यूमिफिकेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू फर्दर केमिकल एक्शन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, लीचिंग होगा। तो ऐसे बनाता हूँ, फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर हमारे पास ह्यूमिफिकेशन, फिर लास्ट में क्या होता है, मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है जो कि हाईली रेसिस्टेंट होता है यार केमिकल एक्शन से, ये सही है। मिनरलाइजेशन इज एन एसेंशियल प्री रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमिफिकेशन टू अकर। देखो मिनरलाइजेशन बाद में होता है, सो इट इज नॉट प्री रिक्वायरमेंट। कैटाबोलिज्म इज द लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन, नो इट इज मिनरलाइजेशन यार। तो ये हमको याद होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगा, फिर कैटाबोलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा। तो याद रखने को स्ट्रिक बना सकते हो, बट हाँ उतना जल्दी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप बना सकते हो यार, ठीक है। FLCHM, CFL होता है ना, तो इस प्रकार से लिखना, C लिखना, फिर F लिखना, फिर L लिखना, फिर HM, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। बट सिंपल सा यार याद होता है, फ्रेगमेंटेशन और रूटेगा, फिर लीचिंग नीचे जाएगा, फिर वहाँ पे कैटाबोलिज्म होगा, है ना, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा एंड देन लास्ट में मिनरलाइजेशन होगा। तो पहला फ्रेगमेंटेशन है, लास्ट मिनरलाइजेशन है, बीच का तो याद हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमको इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय द फूड प्रोड्यूसर वाइल द टिप इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्निवोर। बिल्कुल सही बात है यार, इस प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड नीचे में प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऊपर में कार्निवोर्स होते हैं, ये सही है, ठीक है, ये सही है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं, बिकॉज ये सब जितने भी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा ह्यूमिफिकेशन क्या है, ह्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है जिसमें जो डेट्राइटस होता है ना, इट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो मैं इसको कहाँ पे लिखूँ यार, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्राइटस इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। उसके बाद लीचिंग में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं इन वाटर एंड दे गेट प्रिसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ओके। उसके बाद कैटाबोलिज्म में क्या होता है यार, कैटाबोलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है ना, वो स्पेशल पार्टिकल्स के अंदर टूट जाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, इसमें सिंपल, थोड़ा बड़ा कीवर्ड याद रख लेना, ठीक है। इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर टूट जाते हैं, ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टूट जाते हैं, ये परकोलेट हो जाता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होता है, जो डेट्राइटस है वो स्मॉल पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पीसेस में।
उसके बाद ह्यूमिफिकेशन तो हमने देख लिया। एंड मिनरलाइजेशन में क्या है, फाइनल स्टेप है भाई, जहाँ पे डिग्रेडेशन होता है ऑफ द ह्यूमस टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या बात करेंगे यार, हाँ पहला तो बेस में प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कार्निवोर टॉप में। द नंबर बायोमास एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली इंक्रीज विथ ईच ट्रॉपिक लेवल। देखो भाई एनर्जी तो डिक्रीज होता है, ठीक है, एनर्जी तो डिक्रीज होता है यार, सो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, बट एनर्जी जो है वो हमेशा डिक्रीज ही होगा। जो बायोमास है नंबर दे में इंक्रीज और डिक्रीज, बट एनर्जी का जो पिरामिड होता है इट इज ऑलवेज अपराइट यार, ऑलवेज डिक्रीज। एंड बायोमास एंड नंबर, इसका पिरामिड, इसको जो है इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हमसे पूछा गया, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिलता है क्या। देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या होंगे भाई, ग्रासेस होंगे क्या, है ना, बिल्कुल ग्रासेस होंगे, तो सबसे ज़्यादा ये होंगे, तो इसके बाद पिरामिड जो होगा ऐसे होगा ना, बिल्कुल। उसके बाद थोड़े से बड़े ग्रास, उससे बड़े पेड़ बहुत कम होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, अपराइट होगा यार पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, नो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी हमारे पास अपराइट मिलेगा, बिकॉज ग्रासेस का नंबर सबसे ज़्यादा होगा यार, उसके बाद पेड़ बहुत कम होंगे, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, बिल्कुल सही बात है, छोटी मोटी मछलियों का जो मास होता है ना वो बहुत कम होगा, प्लैंक्टॉन्स का मास कम होगा, उसके बाद बड़ी मछलियों का मास ज़्यादा होगा, सो दिस इज करेक्ट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप समझना, है ना, ग्रासेस बहुत ज़्यादा है तो उनका मास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेड़ जो कि बहुत कम होते हैं यार, सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकट पूछा है, इनकट हो जाएगा बी। तो याद मत करना, समझ लेना यार, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहाँ पे क्या होता है उसको याद मत करना, समझ लेना। विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बात किसकी करनी है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करनी है। प्रेजेंस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल इन ट्राइब्स लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड इन हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। यार उनमें जो आरबीसी का नंबर ज़्यादा है, क्या वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है भाई, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब क्या समझते हो, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब जैसे कि हमारे पास डेजर्ट के अंदर कोई भी थिक क्यूटिकल का लेयर होता है प्लांट के अंदर, है ना, जिससे वो ट्रांसपिरेशन कम कर पाए, है ना, तो ये हमारे पास क्या का एग्जांपल हो गया भाई, मॉर्फोलॉजिकल का एग्जांपल हो गया। बिहेवियरल का हमारे पास जो एनिमल जो है टेम्परली क्या कर लेते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एनिमल अपने आप को, जैसे कि हमारे पास बिहेवियर एडेप्टेशन में आप बोल सकते हो कि छुई मुई जो है ना, टच मी नॉट हो गया, या फिर जो रोल करने वाला आर्मोडिलो है जो अपने आप को रोल कर लेता है, वो बिहेवियर एडेप्टेशन है ना। एडेप्टेशन, एक्वायर्ड इफेक्ट ऑफ एडेप्टेशन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने बोलता है कि देखो एडेप्टेशन जो है वो पास ऑन होता है, ठीक है, बट जो एक्लेमेटाइजेशन है वो हमारे पास वो पास ऑन नहीं होता। एक्लेमेटाइजेशन, सपोज करो मैं अगर गया हायर एल्टीट्यूड्स में तो मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए WBC RBC बढ़ जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं मेरे बच्चे ज़्यादा RBC पैदा होंगे। सो इट इज़ करेक्ट, है ना, जो एडेप्टेशन है वो हेरिटेबल होता है बट नॉट एक्लेमेटाइजेशन। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल नीश, ठीक है, ये फंक्शनल रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इकोलॉजिकल नीश के बारे में बात करनी है अपने, हमने देखा भी इससे पहले क्वेश्चन, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज उसमें थोड़े से अलग अलग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है इकोलॉजिकल नीश इज द फंक्शनल रोल एंड पोजिशन ऑफ द स्पीसीज इन इट्स इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है यार, ये हमारे पास नीश का एक डेफिनेशन है। ये इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हैज़ एन इनवर्स रिलेशन विथ नीश डाइवर्सिटी, गलत बात है यार, जो इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा आदमी की हमारे पास
डाइवर्सिटी होगी नीश की, है ना, उसके साथ ये प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। बिकॉज व्हाट इज़ द फंक्शनल रोल, इट इज़ नीश। तो जितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे वो इतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बिकॉज कोई भी छोटी सी घटना अगर घट रही है इकोसिस्टम के अंदर तो ऐसा नहीं होगा कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। द इकोलॉजिकल नीश ऑफ अ डोमिनेंट स्पीसीज इज ब्रॉडर एंड मोर एक्सटेंसिव कंपेयर टू द लेस डोमिनेंट स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास डोमिनेंट स्पीसीज है वहाँ पे ब्रॉडर या फिर एक्सटेंसिव इकोलॉजिकल नीश होता है, लाइक द लायन विच इज़ द इकोलॉजिकल नीश डोमिनेंट स्पीसीज है, तो उसका बड़ा होता है बिकॉज वो इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हमको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम। तो क्या पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीसीज होते हैं भाई? क्या पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीसीज होते हैं? नो, पॉपुलेशन इज अ कम्युनिटी जहां पे हमारे पास सेम स्पीसीज होते हैं यार। A biosphere is the collection of a particular ecosystem while biome is the collection of all the biosphere। देखो भाई ये गलत बोल रहा है, बिकॉज व्हाट इज बायोस्फीयर, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। एंड बायोम क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बायोम इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, बट जो बायोस्फीयर है इट इज ऑल लिविंग बीइंग। ओके, सो बायोम इज नॉट द कलेक्शन ऑफ ऑल द बायोस्फीयर। आप ऐसा बोल सकते हो बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बायोम। ओके, बायोम एंड इकोसिस्टम बोथ आर अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूड। देखो भाई इकोसिस्टम जो है इट इज अ सिस्टम और फंक्शनल यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। सो हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है वो लैटिट्यूड से अफेक्ट नहीं होता, बट जो बायोम होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो याद रखना कि बायोम अफेक्टेड बाई लैटिट्यूड, बायोम और एक है इकोसिस्टम। बायोम डज अफेक्ट, इकोसिस्टम डज नॉट अफेक्ट फ्रॉम लैटिट्यूड। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा, सबके सब इनकरेक्ट हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। हमको फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम की बात करनी है। इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या इकोसिस्टम जो है इक्विलिब्रियम का स्टेट मेंटेन कर सकते हैं? खुद से बिल्कुल कर सकते हैं यार, इसको होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं आप, सेल्फ रेगुलेशन। वहाँ पर जैसे ह्यूमन के अंदर होता है उसी प्रकार इकोसिस्टम के अंदर होता है, वो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को मेंटेन रखता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस को मेंटेन रखता है। द इकोसिस्टम फंक्शनल एट्रीब्यूट्स कीप द कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर। बिल्कुल सही बात है, जो फंक्शनल एट्रीब्यूट, हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स की, स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स की बात कर ली इकोसिस्टम का, बट कुछ फंक्शनल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है, लाइक प्रीडेटर्स हो गए, वहाँ पे एनर्जी फ्लो हो गया, ये सब चीज़ें। सो इट इज़ करेक्ट। हेटेरोट्रॉप्स प्ले अ वाइटर रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम। देखो भाई इंपॉर्टेंट रोल जो है वो डिकम्पोजर्स प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। वो वेस्ट से हमारे पास फिर से न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस बन रहा है। सो इट इज़ नॉट हेटेरोट्रॉप्स, इट इज़ डिकम्पोजर्स। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल की बात करनी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या है भाई? एक सेडिमेंट्री साइकिल है, बिल्कुल सही बात है। फॉस्फोरस क्या होता है? रॉक से बनता है यार, तो एक सेडिमेंट्री साइकिल है। गैसीय साइकिल में हमारे पास दो हैं, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस है एंड आप समझ सकते हो सल्फर भी कुछ कुछ प्रकार का। तो फॉस्फोरस का जो मेन सोर्स है वो हमारे पास क्या है? रॉक्स। द फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एंड अप इनटू प्लांट एंड एनिमल इन सॉइल। बिल्कुल सही बात है यार, मेन स्टोरेज जो होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, जिसने रॉक्स की बात मैंने की, बाद में प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर सॉइल्स में खत्म हो जाता है। द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस वेड अवे और वेस्ट अवे ड्यूरिंग द फार्म टू टेबल प्रोसेस लीड टू द
सीवियर यूट्रोफिकेशन, बिल्कुल सही बात है यार। जो फॉस्फोरस जिसमें जनरली फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, एक प्रकार से यूट्रोफिकेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। यूट्रोफिकेशन मतलब नेचुरल ईजिंग ऑफ लीक। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी अबव, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमसे फिर से इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की जा रही है। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सैप्रोफाइट्स या फिर डिकम्पोजर्स जो है उनको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात होती है, यहाँ पे हमारे पास कार्निवोर की बात होती है। कहाँ डिकम्पोजर की बात कहाँ पे हुई, सैप्रोफाइट्स या फिर डिकम्पोजर की बात कहाँ हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर भी तो बोलते हैं यार। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है, गलत बात है यार। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना वहाँ पे हमारे पास एक अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज आप समझना नीचे में जो घास फूस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बायोमास होता है एज कम्पेयर टू टॉप जो एक पेड़ है वो उसका। मैनी ग्रासेस। The pyramid of energy is always inverted, no it is always upright यार, because एनर्जी जो है कम होती जाती है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है यार, हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा सी 2 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यार। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 and लिस्ट 2 and चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनके साथ रिलेटेड फीचर्स को हमको मैच करना है। इकोटोन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना है भाई इकोटोन क्या होते हैं। अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, ये इकोटोन होता है क्या, ग्रेजुअल चेंज वाला। हाँ ना भाई, इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन, है ना। जो इकोटोन है इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। दो डाइवर्स इकोसिस्टम की जो ट्रांजिशन जोन को क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये है, दोनों के बीच जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम क्या बोलते हैं, फिर जंक्शन जो है उसको हम बोलते हैं इकोटोन, है ना। इकोलाइन क्या होता है, इट इज़ अ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास इकोलाइन होता है ये हमारे पास ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज होता है एक इकोसिस्टम से जब दूसरे इकोसिस्टम में जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ग्रासलैंड से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ग्रासलैंड से बड़े बड़े हमारे पास ग्रासेस देखने को मिलेंगे। एंड इकोलॉजिकल नीश, व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश यार, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द स्पीसीज विथ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। फंक्शनल रूल मतलब बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर के साथ जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द फंक्शनल रूल ऑफ फंक्शनल रूल एंड द पोजिशन ऑफ द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। एंड एज इफेक्ट क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर एट द बाउंड्री ऑफ द टू हैबिटेट। दो हैबिटेट में जब चेंज होता है पॉपुलेशन का उसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा एंड बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 बी का 1, आंसर हो जाएगा सी एंड सी का 4, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक क्वेश्चन से हमने 4 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। इकोटोन मतलब एक जंक्शन है दो इकोसिस्टम के बीच में। इकोलाइन क्या है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ, ये ग्रेजुअल है एंड कंटिन्यूस है। इट इज अ जंक्शन इकोटोन एंड इकोलॉजिकल नीश इज द इंटर रिलेशनशिप एंड एज इफेक्ट इज द चेंज इन द पॉपुलेशन। तो इससे पॉइंटर्स को याद रखना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद रखना, आसानी से आंसर सॉल्व होते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन इन द इकोलॉजी। हमको बात करनी है फूड चेन की। In the grazing food chain, the primary source of energy is living plant biomass, while in the detritus food chain, the source of energy is dead organic matter। बिल्कुल सही बात है। Grazing and detritus food chain are not interlinked to each other। ना भाई ना, they are interlinked, ठीक है ना भाई। क्योंकि हमारे पास लास्ट में हमारे पास कोई भी टॉप कंज्यूमर है, सपोज करो ग्रासेस से ये स्टार्ट होता है भाई, ग्रासेस से स्टार्ट होता है और हमारे पास ये सपोज करो कि ये ख़त्म होता है हमारे पास ईगल के अंदर, और ईगल अगर मर गया तो इसको कौन डिकम्पोज करेगा भाई, डिकम्पोजर से तो डिकम्पोज करेंगे। सो दे आर नॉट इंटरलिंक्ड बोल रहा है, गलत बात है यार, दे आर इंटरलिंक्ड। बिकॉज हमारे पास जो ग्रेजिंग फूड चेन उसमें ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को यहाँ पे स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, ईगल्स को डिकम्पोज कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया।
in any of the intermediate food chain is removed. Okay, if any of the intermediate food chain is removed, the succeeding link of the chain will not be affected largely. गलत बात है यार, अगर हमने बीच में से कोई भी चीज़ को निकाल दिया तो यहाँ पे जो लिंक होगा वो टूट जाएगा, ये अफेक्ट हो जाएगा बहुत लार्जली. सो नॉट अफेक्ट लार्जली बोला, इट इज लार्जली अफेक्टेड यार. The extinction of the top carnivore like tiger in ecosystem can affect the relative abundance of the herbivore species. बिल्कुल सही बात है. टॉप कंज्यूमर चला जाएगा जिसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाएगा भाई, हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस की बात करनी है अपने को. वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस साइकिल. बिल्कुल सही बात है. इन विच द रिजर्वायर इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. बिल्कुल सही बात है. कार्बन साइकिल के केस में जो रिजर्वायर है वो एटमॉस्फेयर है, वाटर साइकिल के केस में इट इज द हाइड्रोस्फीयर. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय द मीन्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल. देखो भाई, नाइट्रोजन जो है वो भी गैसियस साइकिल से ही हमारे पास सर्कुलेट होता है. ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम के लिए सही बात है कि ये रॉक्स में पाए जाते हैं, सो इनके पास सेडिमेंट्री साइकिल होता है. बट जो हमारे पास वाटर के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन का भी गैसियस साइकिल होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट. नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्पलिश्ड ओनली थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पे कैपेबल है यार हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? नो, यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं. मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी होता है, लाइटनिंग से भी होता है. सो इट इज़ नॉट ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो बाय ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, मोस्ट गैसियस साइकिल आर जनरली कंसिडर्ड एज इम्परफेक्ट साइकिल. गलत बात है यार. जो गैसियस साइकिल होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल, है ना. बट जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं दे आर इम्परफेक्ट बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है. बट सेडिमेंट्री साइकिल में, मतलब जो गैसियस साइकिल में उतना लॉस नहीं होता. पानी जा रहा है, बादल बनेगा, फिर पानी बनेगा, फिर बादल बनेगा, तो इट इज़ नॉट इम्परफेक्ट. ओके, गैसियस साइकिल आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट. सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड एज इम्परफेक्ट. ओके, ये रिलेटिवली इम्परफेक्ट. तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द इनिशियल और द फर्स्ट और फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. नो, इट इज नॉट क्लाइमैक्स कम्युनिटी यार, लास्ट स्टेज है क्लाइमैक्स. पहला जो है उसको बोलते हैं पाइनियर. ठीक है, पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं. पाइनियर स्पीसीज लाइक एग्जाम्पल में लाइकेन आ जाता है, मॉसेस आ जाते हैं. प्राइमरी सक्सेशन हैपन व्हेन अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज क्रिएटेड और एक्सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम. बिल्कुल सही बात है. पहली बार जब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू पैच ऑफ लैंड क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन होता है. अगर यहाँ पे आग लग गया, जो पहले वेजिटेशन था वो डिस्ट्रॉय होकर फिर से वहाँ पे सक्सेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन. बेयर रॉक में अगर स्टार्ट हो रहा है सक्सेशन तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सक्सेशन. वाइल्ड फायर इंक्रीज द पेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. बिल्कुल सही बात है यार. वाइल्ड फायर जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो बर्न हो जाते हैं, एनिमल बर्न हो जाते हैं, प्लांट बर्न हो जाते हैं, वो वापस से सॉइल में चले जाते हैं एंड वो स्लोली डिके करते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है. और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ने की वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो पेस है वो बढ़ जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी 2 और 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 25 है, इकोटोन. अभी हमने देखा था इकोटोन इज जंक्शन बिटवीन टू इकोसिस्टम, है ना. इकोटोन इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम दैट में बी नैरो और क्वाइट वाइड. बिल्कुल सही बात है, ये जंक्शन है यार दो या फिर दो से ज़्यादा इकोसिस्टम का. नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये नदी है, सॉरी तालाब है, तालाब और ज़मीन के बीच का जो इकोसिस्टम है, ये हमारे पास ज़मीन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये जंक्शन है, इसी को हम बोला इकोटोन. बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, बिकॉज पानी की चीज़ें तो पाई ही जाएंगी, लैंड की चीज़ें भी पाई जाती हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन ओनली सम ऑर्गेनिज्म
एज दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज ओनली नो। जहाँ पे वेल डेवलप होता है सब बहुत सारे स्पीसीज होते हैं यार, ओके। जो वेल डेवलप इकोसिस्टम होते हैं, दे कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज, सो इट इज इनकरेक्ट। एज इफेक्ट रिफर्स टू, अभी देखा भाई एज इफेक्ट में हमने देखा कि चेंज इन द पॉपुलेशन, यस एज इफेक्ट में हमने देखा था चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द इकोटोन। इकोटोन में जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, पॉपुलेशन चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। बिकॉज जो इकोटोन होता है वो एज पे ही तो पाया जाता है। द मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, नो they represent a ecotone between marine and terrestrial ecosystem. Grasslands are the example of forest and desert के बीच में जो इकोसिस्टम है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासलैंड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इकोटोन बोलता है उसको बोलते हैं ग्रासलैंड। एंड मैनग्रोव आर व्हाट, दे आर बिटवीन मराइन एंड टेरेस्ट्रियल। सो गलत हो गया, हमसे कट पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन। हमको फूड चेन की बात करनी है। अ फूड चेन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन क्रिएचर टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल सही बात है। फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी प्रोवाइड बाय द सन इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन एवरी फूड चेन। गलत बात है यार, हर फूड चेन में ये प्राइमरी कंपोनेंट नहीं है। बिकॉज आप समझना, जो डीप ओशियंस होते हैं वहाँ पे हमारे पास ऐसे बैटरी रहते हैं जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट से केमिकल एनर्जी से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मीथेन से, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, ठीक है। सो इट इज़ नॉट, सन इज नॉट द प्राइमरी कंपोनेंट इन एवरी फूड चेन, ठीक है। कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। पर्टिकुलर फूड चेन रिमेन अनचेंज इन एवरी इकोसिस्टम और एवरी इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे फूड चेन होते हैं जो कि कभी बदलते ही नहीं है, ऐसा है क्या? ना भाई ना। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर द पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। सो क्या लिखा है, पर्टिकुलर फूड चेन रिमेन अनचेंज इन एवरी इन्वायरमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है। Hence, particular food chain changes in every environment. करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या समझते हो यार? नाम से समझ आ रहा है, पोटेंशियल रिसोर्स आर रिसोर्स whose utility is not known at present but can be used in future। ये पोटेंशियल रखते हैं, अभी तक इसका यूटिलिटी हमको पता नहीं चाहिए। जैसे कि मिनरल ऑयल जो है ना, वो एग्जिस्ट करता है हमारे देश के बहुत सारे पार्ट में, जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, बट हमारे पास उसको ड्रिल आउट नहीं कर पा रहे हैं। बाद में जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सो इट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल रिसोर्स अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बट पोटेंशियल रिसोर्स अभी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्स एग्जांपल है कोल डिपॉजिट। पोटेंशियल रिसोर्स एग्जांपल है यूरेनियम डिपॉजिट जो कि लद्दाख के अंदर है ना। एक्चुअल रिसोर्स का हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी हम जान रहे हैं, बट जो पोटेंशियल रिसोर्स है कितना है उसका, वो हमको नहीं पता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। ठीक है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस की बात करनी है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक ड्यू टू, और इट इज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, नॉट नेचुरल एजिंग, है ना। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द लेक ड्यू टू एजिंग ऑफ द लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, है ना। नेचुरल यूट्रोफिकेशन हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कॉज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जिससे एक्वेटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, एल्गल ब्लूम होगा, एंड जिससे हमारे पास यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, जो हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। इन नेचुरल यूट्रोफिकेशन अ लेक इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ड्यूरिंग विच यूट्रोफिक लेक इज कन्वर्टेड इनटू एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। देखो भाई, जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है,
है ना। जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है उसमें ऑलिगोट्रॉफिक लेग जिसमें लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, उससे मीजोट्रॉफिक दैट इज मीडियम न्यूट्रिएंट कंटेंट से यूट्रॉफिक हैवी न्यूट्रिएंट कंटेंट की तरफ जाता है ना। तो ऑलिगो मीन्स लेस, ऑलिगो मीन्स लो न्यूट्रिएंट। तो जो हमारे पास नेचुरली जो प्रोसेस यूट्रोफिकेशन होता है वो कैसे होता है, ऑलिगोट्रॉफिक, ऑलिगो मीन्स कम, ऑलिगोट्रॉफिक टू मीजोट्रॉफिक एंड देन टू यूट्रॉफिक। इसमें लेस न्यूट्रिएंट, इसमें मीडियम न्यूट्रिएंट एंड इसमें हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। दिस इज इनकरेक्ट, है ना। यहाँ पे यूट्रोफिकेशन के अंदर ऑलिगोट्रॉफिक से यूट्रॉफिक होता है, नॉट यूट्रॉफिक से ऑलिगोट्रॉफिक। यूट्रॉफिक कस डेड जोन्स विच आर हाइपोक्सिक, बिल्कुल सी बात है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया इन दी वर्ल्ड ओशियन एंड लार्ज लेक्स वेयर एक्वेटिक लाइफ्स कैन नॉट सर्वाइव, बिल्कुल सही बात है। सफोकेटिंग एरियाज है यार, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बिकॉज सारे के सारे न्यूट्रिएंट अरेंजमेंट की वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है बैक्टीरिया ने, ग्रीन एल्गीज ने। करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन है देयर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म टू आइदर स्पीसीज। तो 0 0 परहैप्स इन सम इंटर स्पेसिफिक interaction the cost and benefit experienced by each partner are exactly the same so that they sum to 0 या फिर प्लस माइनस। It is not clear how often this happen in nature. It is also sometimes described as the relationship between two species inhabiting the same space and using the same resource but have no effect on each other. In case could cause argue that they aren't interacting at all. Identify the interaction from the option. तो इसको न्यूट्रलिज्म बोलेंगे यार। म्यूचुअलिज्म में तो क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। कमेंसलिज्म में एक का फायदा एक का कुछ नहीं, एमेंसलिज्म में एक का नुकसान एक का कुछ नहीं, ठीक है। 0 0 टाइप ऑफ इंटरेक्शन जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियन कैमल है ना, या फिर हमारे पास लॉन्ग टेल टेडपोल का एग्जांपल है यार, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरियन कैमल या फिर लॉन्ग टेल टेडपोल श्रिम्प जो है ना, वो दोनों लीव करते हैं गोबी डेजर्ट के अंदर, दोनों कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, दोनों आराम से जीते हैं। न्यूट्रलिज्म का एग्जांपल क्या है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है यार, कोई सुना नहीं होगा, बट हाँ यूपीएससी उतने आसानी क्वेश्चन नहीं पूछती है ना। लॉन्ग टेल्ड टैडपोल श्रिम्प इन गोबी डेजर्ट, न्यूट्रलिज्म 0 0। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल बताओ यार, पॉजिटिव इंटरेक्शन लाइक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो लाइकेन हो गया। कमेंसलिज्म का एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास काउ डंग एंड ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास ऑर्किड्स ऑन मैंगो। ऑर्किड्स को फायदा मिलता है, रहने की जगह मिलता है, मैंगो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। एमेंसलिज्म एक का नुकसान एक का फायदा एक का कुछ नहीं। इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एमेंसलिज्म में पेनिसिलियम हो गया यार, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो लार्ज ट्री शेड्स है स्मॉल ट्री। तो क्या है, स्मॉल ट्री का नुकसान है, लार्ज ट्री को कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार से रिवाइज करते जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन, आइडेंटिफाई द फूड चेन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लीटर है, फिर अर्थवर्म है, फिर चिकन है, फिर हॉक है। तो ये फूड चेन को आइडेंटिफाई करना है भाई। फूड चेन कौन सा है ये, लीटर से, तो यहाँ पे ये डेट्राइटस फूड चेन है यार, सिंपल सी बात है यार। ग्रेजिंग फूड चेन तो स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफिक है नहीं, हेटरोट्रॉफिक है नहीं। डेट्राइटस फूड चेन बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इकोसिस्टम। तो कौन कौन से गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं इकोसिस्टम के द्वारा, ये हमसे पूछा गया है। इट हेल्प इन जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बिल्कुल सही बात है यार, जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी करता है यार इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड फूड एंड फ्यूल ओनली, देखो एक्सट्रीम वर्ड भाई, फूड प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, एयर भी प्रोवाइड करता है, मतलब एयर और वाटर को प्यूरीफाई करता है। इकोसिस्टम डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, स्टेबलाइज करता है अर्थ क्लाइमेट को, तो भी बहुत सारे काम है, ठीक है। मॉडरेट करता है फ्लड एंड ड्रॉट को, ठीक है। पॉल्यूशन पॉलिनेशन करता है प्लांट्स का, है ना। कल्चर एंड एस्थेटिक बेनिफिट भी है यार, मेंटेन करते हैं जेनेटिक रिसोर्स को। तो बहुत सारे हमारे पास सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं इकोसिस्टम के द्वारा, खाली खाना और फ्यूल प्रोवाइड नहीं करता। इट स्टेबलाइज एंड मॉडर्नाइज अर्थ क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद रेफरेंस टू इकोटोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से इकोटोन के बारे में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोटोन का। एंड इकोटोन में जो इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों जगह के स्पीसीज पाए जाते हैं, उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। एंड इकोटोन इज नथिंग बट अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर आइडेंटिकल इकोसिस्टम। देखो भाई, डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में या आइडेंटिकल इकोसिस्टम के बीच में रहेगा तो उसको इकोटोन नहीं बोलेंगे यार। सो इट इज़ बिटवीन डाइवर्स, ये भी ज़्यादा रखना, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है इस चीज़, ठीक है। लाइक हमारे पास डेजर्ट और हमारे पास फॉरेस्ट के बीच में क्या देखने को मिलता है, ग्रासलैंड। टेरेस्ट्रियल एंड मराइन के बीच में क्या देखने को मिलता है, मैनग्रूव। A well-developed ecotone contain only the organism which are entirely the same as that of the adjoining communities। हमने देखा भाई, एक वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम में ऐसे स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं जो कि एडजॉइनिंग इकोटोन में देखने को नहीं मिलते, मतलब एडजॉइनिंग इकोसिस्टम में देखने को नहीं मिलते। तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन की बात करनी, जो हमने देखा ना, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, इस चीज़ की बात करनी है। अ लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। ना भाई ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, सॉरी इट इज एन एग्जांपल ऑफ एमेंसलिज्म। इसमें एक का नुकसान होता है, बड़े ट्री का तो कुछ नहीं हो रहा है, छोटे ट्री का नुकसान हो जा रहा है, एक का कुछ नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इट इज एन एमेंसलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कमेंसलिज्म ने देखा, कमेंसलिज्म इट इज अ पॉजिटिव एंड जीरो इंटरेक्शन, एक का फायदा होता है, एक का कुछ नहीं, लाइक ऑर्किड्स एंड मैंगो। दिस इज इनकरेक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम स्पेस एंड यूजिंग द सेम रिसोर्स बट डू नॉट हैव but that have no effect on each other is called mutualism। अभी देखा भाई, it is neutralism, that is negative, so that is zero type of interaction। like हमने देखा था यहाँ पे कौन सा कैमल है भाई, बैक्टीरियन कैमल एंड लॉन्ग टेल टेडपोल श्रिम्प, जो कि गोभी रिजर्व में पाए जाते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। Cow dung provide food and shelter to dung beetles, whereas the beetles have no effect on the cow is an example of commensalism। भाई एक का फायदा और एक का कुछ नहीं हो रहा, so it is an example of commensalism। This is also incorrect। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा गया, देखो नॉट करेक्ट याद रखना, तो नॉट करेक्ट तीनों इज नॉट करेक्ट यार, ठीक है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी। हमको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है किसी भी इकोलॉजी के अंदर। कम्युनिटीज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। भाई सेम स्पीसीज वाले लोगों को कम्युनिटी बोलेंगे क्या, सेम स्पीसीज वाले को कम्युनिटी बोलेंगे क्या, नो इट इज सेम स्पीसीज, तो इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। In order to survive, individuals of any one species depend on individuals of different species with which they actively interact in several ways called as population। भाई डिफरेंट स्पीसीज वन अगर स्पीसीज टू के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटीज बोलेंगे यार, ठीक है। लाइक एनिमल रिक्वायर प्लांट फॉर, मतलब खाने के लिए, एंड ठीक है ना, प्लांट रिक्वायर्ड एनिमल फॉर पॉलिनेशन। तो ये हमारे पास कम्युनिटीज़ का डेफिनेशन हो गया यार, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का डिपेंडेंट है। दिस इज इनकरेक्ट।
A biome is large ecological area with similar climatic condition and can have multiple ecosystem। बिल्कुल सही बात है। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं, सब बायोम मिलकर बन जाते हैं बायोस्फीयर। जो हमारे पास इको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर, वो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक पॉपुलेशन हो गया, फिर कम्युनिटी हो गया, है ना, उसके बाद इकोसिस्टम हो गया, फिर हमारे पास बायोम हो गया, फिर बायोस्फीयर। तो करेक्ट हमारे पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसिस्टम के फंक्शंस की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के फंक्शंस। द कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम इन मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेगुलेटिंग देयर ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन के अंदर जैसे होम्योस्टेसिस बनता है, रेगुलेट करना, मेंटेन करना, उस प्रकार से इकोसिस्टम के अंदर भी होम्योस्टेसिस रहता है। हाइबरनेशन ऑकर इन एनिमल लिविंग इन डेजर्ट। देखो भाई, डेजर्ट में हाइबरनेशन नहीं होता यार। एंड ट्रॉपिकल रीजन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में एस्टिवेशन होता है यार, नॉट हाइबरनेशन। हाइबरनेशन तो कोल्ड एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे कि पोलर बियर। दिस इज इनकरेक्ट। एस्टिवेशन इज द कंडीशन इन विच द एनिमल गो डॉर्मेंट ड्यूरिंग विंटर। देखो, डॉर्मेंट ड्यूरिंग विंटर्स की बात की तो ये हाइबरनेशन हो गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय द टर्म सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं भाई? सैप्रोफाइट्स नहीं बोला गया है, सैप्रोट्रॉप्स बोला गया। तो सैप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स किनको बोलते हैं? ऐसे फंजाई या फिर बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, इसके अंदर अर्थवर्म भी आता है यार, कुछ निमेटोड्स भी आते हैं। मतलब सॉरी, ये सैप्रोट्रॉप्स हो गए। डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं? डेट्राइटिवोर्स जो है वो हमारे पास है ना, इसके अंदर नहीं आते। डेट्राइटिवोर्स जो है अर्थवर्म हो गया, फिर कुछ निमेटोड्स या फिर आर्थ्रोपोड्स जो कि डिकम्पोज करते हैं। एक होते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स के अंदर कुछ फंजाई एंड मोल्ड्स आते हैं जो कि खाना खाते हैं डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे। बट जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, they get their energy and nutrition from decomposing organic matter, that is detritus। and saprophytes जो कि खाना खाते हैं डेड को। and जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, ऐसा बोला तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, सैप्रोट्रॉप्स की बात करी। तो आप समझ सकते हो कि कभी भी यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स एंड सैप्रोफाइट्स एक तरह से सेम इस्तेमाल किया जाता है। बट हाँ, थोड़ा समझना कि फंजाई एंड बैक्टीरिया आते हैं। सैप्रोफाइट्स के अंदर भी कुछ फंजाई एंड बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ये सब चीज़ आते हैं, मशरूम्स। 37 नंबर क्वेश्चन है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करनी है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इज नोन एंड है ना, इज नोन एज एन इकोसिस्टम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों बन रहा है तो उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे क्या? नहीं भाई नहीं, बिकॉज जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ही आता है, ओनली ऑर्गेनिक। दिस इज इनकरेक्ट। बायोमास दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हेटेरोट्रॉप्स इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है यार? इट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। जो प्लांट है जिसने पूरा खाना बनाया, अपने लिए कुछ खा लिया, ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनाया पूरा, वो हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ खाना खुद खा लिया, उसके बाद जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज दी बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। ये भी याद रखना। Secondary productivity is the formation of new organic matter by consumers। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म
एक्सटिपेशन। ये एक्सटिपेशन क्या होता है यार? एक्सटिपेशन मतलब क्या समझते हैं हम? एक्सटिपेशन इज स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल that ceases to exist in a chosen geographic area of study though it still exists elsewhere। हमारे पास एक्सटिपेशन क्या होता है? एक्सटिपेशन इज अ स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल that ceases to exist in the chosen geographic area of study though it still exists elsewhere। मतलब ऐसे स्पीसीज, सपोज करो हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे वो स्पीसीज नहीं है यार, बट कोई और जगह पे है, एरिया 2 में ये लोकेटेड है, उसको बोलते हैं एक्सटिपेशन। एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, एक्सटिंक्शन मतलब हट गया है, इन्वायरमेंट में कहीं भी नहीं है, तो एक्सटिंक्शन बोलेंगे। एक्सटिपेशन में जिस जगह हम स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ नहीं है बट कहीं और है। सपोज करो एक जंगल में हिरन खत्म हो गए हंटिंग की वजह से, कहीं और तो होंगे ना यार, कहीं और तो होंगे ना, सो उसको एक्सटिपेशन बोला। क्वेश्चन नंबर 39 है, विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम इन जनरल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के बारे में कुछ पूछा गया है। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी लीड टू ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो ना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। इट इज़ मोर, ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगी तो इट कैन विथस्टैंड दी वेदर डिस्टर्बेंस, डिसीज कोई आएगा, क्लाइमेट चेंज कोई आएगा, उसको ये क्या कर सकता है? विथस्टैंड कर सकता है। ऑल इकोसिस्टम आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। देखो भाई एक्सट्रीम बोल रहा है, देखो सही, ऑल इकोसिस्टम नहीं, ऑल इकोटोन्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एज इफेक्ट देखने को मिलता है ना, दोनों जगह की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। द एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर सनलाइट, वाटर करेंट्स, सैलिनिटी, माइक्रोब्स, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट। बिल्कुल गलत बात है यार, ये इसमें कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी है, देखो ना, माइक्रोब्स आर नॉट एबायोटिक्स यार, ठीक है, सो ये गलत है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 है यार, विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको पूछा गया है इकोसिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताने हैं। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड इन नेचर। देखो कैसे एक्सट्रीम गलत है यार, सारे के सारे जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो वार्म ब्लडेड नहीं होते। कुछ हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि कोल्ड ब्लड होते हैं, जिसमें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो कि जमीन में रहते हैं वो कुछ कैसे होते हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड यार, ठीक है। प्लांट्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। ऐसे प्लांट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है क्या? देखो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ना, आर दोज प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, एंड हाइड्रोफाइट्स जो कि पानी में रह रहे हैं उनका रूट उतना बड़ा नहीं रहता, स्मॉल एंड शॉर्ट रूट्स होते हैं, बिकॉज पानी तो वैसे भी अवेलेबल है यार, उतने ज़्यादा रूट की जरूरत है ही नहीं, सो इट इज़ इनकरेक्ट। ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। गलत बात है यार, हमारे पास डॉल्फिन्स जो होते हैं, वेल्स जो होते हैं वो भी लंग्स से ब्रेथ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही यहाँ पे हमारे पास लंग्स से ब्रेथ करते हैं। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया यार, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट पूछा गया है। एन इकोटोन इज अ पॉपुलेशन दैट इज अडेप्टेड टू लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन। भाई इकोटोन इज नॉट अ पॉपुलेशन, इट इज अ जंक्शन between two or more diverse ecosystem. The density of organism present is lesser in the ecotone. No, जो डेंसिटी है वो क्या होता है भाई? ज़्यादा होता है दोनों के मुकाबले, बिकॉज ऑफ द एज इफेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट है ना, इट इज मोर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। एरियाज एक्सपीरियंसिंग एज इफेक्ट माइट हैव हायर प्रीडेशन लेवल देन इंटीरियर हैबिटेट। बिल्कुल सही बात है यार, ज़्यादा है वहाँ पे स्पीसीज तो प्रीडेटर ज़्यादा हो सकते हैं, हाई प्रे हो सकता है, हाई प्रीडेटर्स हो सकते हैं, सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह डी। तो हमने कवर किया यार पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हमको समझना बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है, समझ आना, ठीक है।